नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। वो शो जो आपके सवाल सीधे देश के हुक्मरानों से पूछता है, जानने की कोशिश करता है कि उनके पास क्या जवाब है। आज एक खास मामला, वो मामला जिसको लेकर देश की सियासत बीते 2-3 हफ्तों से काफी ज्यादा गरमाई हुई है। कन्हैया को, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को बेल मिल गई और बेल मिलने के बाद उनकी रिहाई तिहाड़ जेल से हो चुकी है। 20 दिन कन्हैया ने जेल के सीखचों के पीछे बिताए हैं, लेकिन जमानत को मंजूर करते वक्त दिल्ली हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है अपने ऑर्डर में, उसने इस देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। हम आपको बता दें कि कन्हैया कुमार, ये जो तस्वीरें आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये पुलिस की देखरेख में कन्हैया को तिहाड़ जेल से निकाला गया है। इस गाड़ी में उनको रवाना किया गया है और खबर ये आई है कि गुपचुप तरीके से तिहाड़ से निकालकर उनको इस वक्त जेएनयू के कैंपस में पहुंचा दिया गया है, सुरक्षित तरीके से, जो हमारे सूत्र हमको बता रहे हैं। हालांकि जेएनयू कैंपस में बड़े पैमाने पर कन्हैया के स्वागत की तैयारियां हैं उनके साथियों के द्वारा, उनके दोस्तों के द्वारा, लेकिन अभी तक वो तस्वीरें उनके स्वागत वाली नहीं मिली हैं। जैसे ही वो तस्वीरें आएंगी वो भी हम इस शो के दौरान आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। हम आपको बताएं, 12 फरवरी को देशद्रोह के आरोप में कन्हैया को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कन्हैया को तिहाड़ में मीडिया से छुपाकर जेएनयू से ले जाया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और कन्हैया की झलक किसी को ना मिले आज रिहा करते वक्त, इस बात का पुलिस ने भरपूर ख्याल रखा, क्योंकि इस तरह का इंटेलिजेंस है पुलिस के पास कि कन्हैया के साथ किसी तरह की मारपीट हो सकती है, ऐसा ना हो। इसीलिए पुलिस तमाम सतर्कता बरत रही है ताकि कन्हैया को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचने पाए। दिल्ली पुलिस इस मामले में खासी चौकस है ताकि कन्हैया के साथ कोई भी किसी भी तरह की परेशानी ना होने पाए। पुलिस को कन्हैया के समर्थित जो संगठन है, लेफ्ट विंग के तमाम एसएफआई हो या एआईएसएफ हो, उनके छात्र संगठनों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के बीच झड़प की आशंका है। बहरहाल कन्हैया आजाद है 20 दिनों के बाद। उसकी जमानत के वक्त जज साहिबा की तल्ख टिप्पणियों ने जेएनयू को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यानी कन्हैया तो आजाद हो गया है, लेकिन जेएनयू कटघरे में है। देखिए ये रिपोर्ट और फिर करेंगे अगले 1 घंटे तक एक बड़ी बहस, कुछ खास और बड़े मेहमानों के साथ। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, क्या जेएनयू को सर्जरी की जरूरत है? छात्रों में एक तरह का इन्फेक्शन फैल रहा है, इसे बीमारी बनने से पहले रोकना होगा। इस तरह के इन्फेक्शन के फैलने पर उसे रोकने के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद भी इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होता तो दूसरे चरण का इलाज शुरू होता है। ऐसे में कई बार ऑपरेशन की जरूरत होती है। कन्हैया को जमानत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की जज प्रतिभा रानी की इस तल्ख टिप्पणी पर सोशल साइट से लेकर मीडिया तक में खूब चर्चा हो रही है। भले ही कन्हैया की रिहाई पर जेएनयू में छात्रों और टीचरों के एक वर्ग में खुशी हो, कन्हैया के घर पर ढोल नगाड़े बजे, लेकिन जज की टिप्पणी ने जेएनयू पर कई सवाल उठाए हैं। ये नारे शहीदों के परिवारों का मनोबल तोड़ने वाले हैं। वो शहीद जो ताबूत में तिरंगे में लिपटे अपने घर पहुंचते हैं। जो छात्र तस्वीरों में नारेबाजी करते दिख रहे हैं, उन्हें आत्ममंथन की जरूरत है। जेएनयू को चाहिए कि वो अपने छात्रों को सही रास्ते पर लाए ताकि वो देश के विकास में अपनी भूमिका निभा सके और जिस मकसद से जेएनयू का निर्माण किया गया था उस मकसद को पूरा कर सके। इस तरह के नारों को मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता। गैंग्रीन शायद इस सिस्टम को होते जा रहा है। ये भी लोकतंत्र जो है, जिनके वो तीसरे पिलर माने जाते हैं, वो भीड़ तंत्र में बहुत बदलता जा रहा है। ऑनरेबल जस्टिस का जो है वो अपना ऑब्जर्वेशन हो सकता है, लेकिन हम उनकी टिप्पणी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। या मैं हाईकोर्ट की इस ऑब्जर्वेशन का स्वागत करता हूँ। राष्ट्र विरोधी नारे लगाना ये देशद्रोह है और ये देश की भावना है। हाईकोर्ट की नहीं, पूरी देश की भावना है और वहाँ जो भी लोग हैं इस प्रकार के, उनको खदेड़ कर निकलना चाहिए।
कोर्ट ने जेएनयू में चल रही सियासत पर बरसते हुए वहां के छात्रों, शिक्षकों और जेएनयू प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट की इस तल्ख टिप्पणी के बीच हम तो पूछेंगे, क्या जेएनयू की घटनाओं से देश विरोधी विचारधारा का इन्फेक्शन छात्रों में फैल रहा है? तो हमारा सवाल एक बार फिर ध्यान से सुनिए, क्योंकि उसके बाद मुझे आपके एसएमएस के जवाबों का इंतजार है और फिर हम इस बड़ी बहस को आगे बढ़ाएंगे। हमारा आज का सवाल है कि क्या जेएनयू की घटनाओं से देश विरोधी विचारधारा का इन्फेक्शन छात्रों में फैल रहा है, जैसा कि जज साहिबा ने इशारा किया? अगर आपका जवाब हाँ है तो टाइप करें IBN7 स्पेस देकर वाई, और नहीं के लिए, माफ करिएगा, हाँ के लिए HTP स्पेस देकर वाई, और नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N टाइप करें और अपनी राय मुझे 51818 पर SMS करें। #HTP और #कटघरे में जेएनयू के जरिए भी ट्वीट कर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। अब इस बेबाक शो में जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं खुलकर बात करने के लिए, उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ इस बड़ी चर्चा में जो खास मेहमान हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब मेरे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह मेरे साथ हैं, देशद्रोह के आरोप को झेल रहे जेएनयू के छात्र अनंत प्रकाश हमारे साथ हैं, ABVP के नेता जेएनयू से ही सौरभ कुमार हमारे साथ हैं, जेएनयू में कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी जेएनयू में लॉ एंड गवर्नेंस की प्रोफेसर हैं अमिता सिंह जी, उस डिपार्टमेंट में, वो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील शोएब आलम साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशुतोष कुमार साहब यहाँ स्टूडियो में हैं। डिबेट को मैं सीधे शुरू कर रहा हूँ और फिर उसके बाद जो बीच में चाहे इंटरवीन कर सकता है। सबसे पहले अनंत, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अनंत प्रकाश, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, इनफैक्ट मैं क्या बहुत से लोग जानना चाहते होंगे, जो जज साहिबा ने टिप्पणी की है अपने जजमेंट में, आपने कहा कि गैंग्रीन तो पूरे समाज में फैल रहा है। आपने कहा अपने बयान में आज सुबह जो आपने दिया, गैंग्रीन तो पूरे समाज में फैल रहा है। जज साहिबा ने खास तौर पर जेएनयू के संदर्भ में ये टिप्पणी की। आपको बुरा लगा ये टिप्पणी को सुन के? आपको लगा कि आपको आईना दिखाने की कोशिश की गई है? देखिए, एक बात तो हम लोग बोलना चाहेंगे। मैं आपने ही जैसा बताया कि जस्टिस ने ये बोला है कि जेएनयू में जो नारे लगे वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं, जो हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं, और उन नारों के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपना सारा स्टेटमेंट और सारा ऑब्जर्वेशन दिया है, जिसका हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जब ये तय हो चुका है कि वो नारे जो है वो जेएनयू प्रशासन भी तय कर चुका है, दिल्ली पुलिस भी तय कर चुकी है कि वो नारे जो बाहर के लोगों द्वारा है वो लगाए गए हैं, तो अगर इन दोनों कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ये बहुत ही क्लियर है कि ये बातें जो ऑनरेबल जस्टिस ने बोली है वो शायद जेएनयू के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। उन्होंने बोला कि छात्रों को, अगर वो नारे सेंटर में हैं, अगर वो नारे ही सेंटर में है और उन नारे को सेंटर में रख करके सारा ऑब्जर्वेशन आया है, तो हमको ये तो देखना ही पड़ेगा कि वो नारे किन्होंने लगाए। और ये सब कोई बोल रहा है कि वो कौन बताएगा? बाहर के लोगों ने लगाए। अनंत, देखिए, जेएनयू में आप पढ़ते हैं, हम लोग नहीं पढ़ते हैं। देश की तमाम जनता इस वक्त इस लाइव डिबेट के जरिए आपको सुन रही है, देख रही है। उस रात की जो तस्वीरें थी, तमाम अलग अलग मीडिया फुटेज में, अलग अलग कैमरे के फुटेज में ये दिखाई दे रहा है कि जो छात्र वहां पे नारे लगा रहे हैं, छात्र या लड़के या बदमाश जो चाहें उनको वो नाम आप दे दीजिए, वो चेहरे पर रुमाल ढके हैं। सुनिए ना, चेहरे पर रुमाल ढके, चेहरे पर रुमाल ढककर भारत को तोड़ने के नारे लगा रहे हैं। सुनिए ना, वो छात्र, वो लोग वहां पहुंचे कैसे, वो लोग वहां पहुंचे कैसे, वो लोग आप लोगों के बीच में खड़े कैसे पाए गए हैं? और अगर आप लोगों को लगा कि वो लोगों ने गलत काम किया, तो आप लोगों ने उनको पकड़वाया क्यों नहीं? उनकी आइडेंटिटी को रिवील क्यों नहीं करवाया? आनंद, अगर आप उस दिन वो काम कर देते तो आज आपको अक्यूज नहीं लिखते हम लोग। देखिए, मैं हाँ, नहीं, देखिए, आप हमको देशद्रोही साबित किया गया है, ठीक है, कई चैनलों द्वारा। बहुत अच्छा खासा योगदान रहा है टीवी का, मीडिया का, हम लोगों को देशद्रोही साबित करने में। हम उस बात पे नहीं जाते हैं। रही बात कि जेएनयू में कौन आता है कौन नहीं आता है, ये बैठ करके हम दरबानी नहीं करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि आप एक बार जो बोल रहे हैं कि आप लोगों ने वहां पर ऑब्जेक्शन नहीं किया, ये
नहीं, आपने उनको बुलाया, बाकायदा उनको बुलाया है, बार बार बुलाया है, हर साल दर साल बुलाया है, और आज आप कह रहे हैं कि वो कौन आ गया पता ही नहीं है। वो अनंत तस्वीरों में, ये तो अनंत जो फुटेज है ना, उसमें उमर अनिर्बान उन लोगों के साथ दिखाई दे रहा है। जो कोई भी बोल रहा है मैं तो सुन नहीं पा रहा, जो कोई भी बोल रहा है आजादी के लिए, ठीक है, बंगाल की आजादी मैं बोल रहा हूँ कि, और फिर आप कह रहे, आप बगल में उनके साथ नारों में सहायता कर रहे हैं। सौरभ बोल रहे हैं एबीवीपी के नेता हैं, और फिर आप कहते हैं कि हमें तो देशद्रोही घोषित कर दिया गया। भैया, आपने उस दिन नारे उठाए नहीं होते तो कौन आपको देशद्रोही कह रहा था? नहीं, आप नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि वो नारों को शुरू से अंत तक सुनिए। उससे पहले भी आशुतोष ने नारे लगाए हैं कि वो आज़ादी किससे वो मांग रहा था, केरल के लिए वो आज़ादी किससे मांग रहा था, उसने उसके पहले नारे लगाए हैं। वो उस पहले वाला भी फुटेज थोड़ा वो भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, वो भी चल रहा है कि पूंजीवाद से आजादी, संघवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, वो भी चल रहा है। अगर आप मुझे बुलाया है, अगर आपने मुझे बुलाया है, नारा दे रहे हैं दूसरे दिन, नहीं, अगर देखिए सुनिए, अगर अनंत बोलिए आप। अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे रहूं, नहीं तो मैं चला जाऊंगा, मुझे और कुछ भी ढेर सारे काम है, ठीक है। नहीं अनंत, मैं एक चीज को साफ कर दूं, अनंत आप बोलिएगा जरूर, अपनी बात पूरी करिएगा अनंत। नारों के लगाए अनंत, आप अपनी बनी, आपने एक टिप्पणी की जो मेरे लिए, बाकी जो 8 पैनलिस्ट बैठे हुए हैं वो भी एक काम ही कर रहे हैं, वो भी अपना काम छोड़ के यहाँ आए, और ये मैंने न्योता दिया है आप सबको डिबेट में आने के लिए। जैसे आप सवाल कर रहे हैं ना, वैसे बाकी लोगों के पास भी जाने का बारी आएगी, तो उनके वक्त भी आपको सुनना पड़ेगा, वो भी आपसे सवाल पूछेंगे। मैं जानता हूँ कि आप बहुत व्यस्त आदमी हैं, पर हम लोग भी थोड़े बहुत तो व्यस्त हैं अनंत जी। अब आप बोलिए। नहीं, मैं बेसिकली देखिए हर कोई व्यस्त है यहाँ पे, मैं उस डिबेट को छोड़ता, मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझे 2 मिनट का ही समय दीजिए, बोलिए तो मेरी बात को कंप्लीट हो जाने दीजिए। झाँझाँ करने का बहुत कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं बेसिकली बोल रहा हूँ कि आशुतोष के नारों पे जो बात हो रही है, उसके आगे भी आशुतोष ने कुछ बोला है, उन नारों के पीछे भी कुछ बोला है। तो अगर आप आशुतोष के नारों की बात कर रहे हैं तो प्लीज जरा उसको उठा करके देख लीजिए कि वो किस चीज से आजादी मांग रहा था। और ये नारे सिर्फ उस दिन नहीं लगे हैं, आशुतोष का नाम मैंने अभी तक नहीं लिया। मूवमेंट देखिए, उसमें वो नारे लगे, आरएसएस वालों, आरएसएस, मैंने आशुतोष का नाम अभी तक नहीं लिया। जिसने भी तस्वीरों में नारे लगा रहे हैं लड़के, जो चेहरे पर कपड़ा बांधे हुए, जिनको मैं नहीं जानता हूँ, जिनको जनवाना आपका काम है, आप छात्रों का, क्योंकि आपके बीच में वो लड़के थे वहां पे, मैं उन चेहरों की बात कर रहा हूं। नहीं, वो उसको मैं भी नहीं जानता हूँ। देखिए ये डिबेट क्लींच हो चुका है, ये डिबेट क्लींच हो चुका है कि वो बाहर के लोग थे, ठीक है। इस पे बहस करके अब कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये डिबेट जब क्लींच हो चुका है, और जिसको दिल्ली पुलिस, अरे आपके घर में, आपके कैंपस में कोई भी कुछ भी आके बोल के चला जाएगा, मुझसे क्यों पूछ रहे? ये मेरा घर नहीं है भाई। ये अगर मेरा घर है तो सौरभ शर्मा आपके बगल में बैठे हुए, उनका भी घर है, उनका भी मुझसे पूछ रहा। ये क्या मतलब एक तरफा है? देखिए तस्वीरें चल रही है, चेहरे कौन है, हमने आवाज ये चेहरे कौन है, जाकर के पूछिए, उनसे जाकर के पूछिए वो कौन लोग थे। मैं खड़ा बेसिकली नारा लगा रहा है तो ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि आप उसके बारे में बताएं। देखिए उमर साथ में खड़ा हुआ इस फुटेज में, कल सुनिए, कल एक रैली निकली, मेरी बात सुन लीजिए, कल एक रैली निकली, उस रैली में आगे मैं बैनर पकड़ के चल रहा था और मेरे पीछे जो है वो 1,500 से 2,000 लोग खड़े थे। आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं नहीं बता पाऊंगा वो 1,500 2,000 लोग कौन से। मतलब बातों में थोड़ी तो सेंसिबिलिटी होनी चाहिए। अनंत एक बात बताइए, 1,500 लोगों का मैं मानता हूं कि आप नहीं समझ सकते, लेकिन जो 5-7 लोग जो आपके सामने नारे लगा रहे हैं उनको तो आप पहचान सकते हैं। सौरभ आप पहचानते हैं उनको? आप भी तो वहीं थे। नहीं, मैं वहां पर आपने कभी कैंपस में देखा नहीं चेहरों? लेकिन एबीवीपी के लोग तो थे ना, एबीवीपी के लोग थे ना, एबीवीपी के लोगों ने आज तक क्यों नहीं बताया कि वो कौन लड़के हैं? उन लोगों में वहां पे एबीवीपी भी थी, पुलिस भी थी, और उन लोगों ने नाम दिए हैं उन लोगों के जिनको वो पहचानती है, लेकिन जो लोग बाहर से आए हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, जिनको कि हम नहीं जानते, उसका नाम हम कैसे दे सकते हैं? अगर आपके साथ आपको उनके नाम बताएंगे जो रजिस्टर में एंट्री थी, जिनको आपने बुलाया जी, जिनके नाम की एंट्री रजिस्टर में है, जिनको आपने बुलाया, उनके तो बारे में पता था आपको? हाँ, कि यार तो वैसे इनकी एंट्री भी हुई होगी, ये लोग आए होंगे कैंपस में, बिल्कुल हुई होगी, इनके दोस्तों की। उस रजिस्टर में क्यों नहीं देखा गया? अब ये तो पुलिस का काम है कि वो इन्वेस्टिगेट करे, हम तो, हमारा काम नहीं है इन्वेस्टिगेशन करना। हमने ये तो नहीं कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, एबीवीपी ने इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में नहीं लिया, लेकिन ये तो पुलिस का काम है। हमारा मानना है कि पुलिस को इस पर देखना चाहिए कि उस दिन प्रकाश नारायण करेंगे ना। नहीं अनंत, मेरे साथ 2 शिक्षक हैं, अमिता सिंह जी और आशुतोष जी।
मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा, शाहनवाज भाई और अखिलेश भाई, मैं आता हूं आपके पास आखिर में। इन दो शिक्षकों को लेकर भी, मतलब शिक्षक वर्ग के ऊपर भी हाईकोर्ट ने अपने फैसले में टिप्पणी की है। मैं चाहूंगा कि दोनों शिक्षक जरूर इसका जवाब दें। जब आशुतोष जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, जब ये जज साहिबा कहती हैं अपने जजमेंट में, इस बसंत में शांति का ये रंग जेएनयू जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से खत्म हो गया है, इसका जवाब वहां के छात्रों, शिक्षकों और जेएनयू का कार्यभार संभालने वाले लोगों को देना होगा। ये लोग सुरक्षित वातावरण में इसलिए हैं क्योंकि युद्ध के मैदान में हमारे जवान सबसे ऊंचे स्थान पर, जहां ऑक्सीजन भी कम है, वहां पर पहरेदारी कर रहे हैं। एक और टिप्पणी में उस जजमेंट में लिखा गया है कि जेएनयू को चाहिए कि वो अपने छात्रों को सही रास्ते पर लाए ताकि वो देश के विकास में अपनी भूमिका निभा सके, जिस मकसद से जेएनयू का निर्माण किया गया था। आशुतोष जी, क्या जेएनयू को सर्जरी की जरूरत है? क्या जेएनयू अपने रास्ते से भटक गया है इन तस्वीरों को देखने के बाद? क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बात तो जो अभी बात चल रही थी उस पर मैं एक छोटी सी केवल टिप्पणी करूंगा कि जब जेएनयू के कुछ छात्रों से ये कहा जा रहा है कि वो उन मुंह बांधे, कपड़ा मुंह पे बांधे लड़कों को पकड़वा क्यों नहीं देते, तो ये सवाल वहीं पे मौजूद एबीवीपी के छात्रों से आज तक क्यों नहीं पूछा गया कि सारे देश में 10 दिन से इतना बवाल चल रहा है, वे लोग उस घटना के समय वहां मौजूद थे, पुलिस भी वहां मौजूद थी, और पुलिस को जरूर यह खबर रही होगी कि यहाँ कुछ ऐसा हो सकता है जो आपत्तिजनक हो, वो सावधान भी रही होगी। फिर 10 दिन में उनमें से एक भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही। ऐसा नहीं कि मैं, आशुतोष जी, मैं चाहूंगा, मैं इस सवाल के बाद आपकी दूसरी सवाल पे आ रहा हूं। 9 तारीख से हम दिल्ली पुलिस से भी पूछ रहे हैं, हम बीजेपी से भी पूछ रहे हैं, हम एबीवीपी से भी पूछ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये नहीं कि आप कह सकते कि आज तक क्यों नहीं पूछा गया, पहली बात। और दूसरी बात ये कि ये काम आप टिप्पणी कर चुके हैं अभी। यही बात जब दोनों आशुतोष और अनंत बात कर रहे थे, मैं शिक्षक वर्ग को लेकर जो टिप्पणी की गई है, क्या शिक्षक जेएनयू के छात्रों को संभालने में नाकाम रहे? जज साहिबा को ये टिप्पणी क्यों करनी पड़ी? आप शिक्षक वर्ग से आते हैं, इसीलिए सवाल मैंने आपसे पूछा। मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं, इसका बड़ा सम्मान करता हूं, क्योंकि इस निर्णय में जनतंत्र के ऑप्शन को चुना गया है। इस निर्णय में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि हमारे देश की, हमारे लोकतंत्र की जितनी भी समस्याएं हैं, उन सबका समाधान लोकतांत्रिक स्पेस से हो सकता है, डेमोक्रेटिक तरीकों से हो सकता है, वो पुलिसिया तरीकों से, गिरफ्तारी से, दमन से नहीं हो सकता। ये जो पहलू है इस जजमेंट का, वो स्वागत योग्य है। लेकिन इसका पूरा सम्मान करते हुए भी इस जजमेंट में जरूर कुछ ऐसी बातें हैं जिससे हम सहमत नहीं हो सकते, और असहमति जाहिर करने का मतलब उसका अनादर करना नहीं होता है, वो जजमेंट है। आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन जैसे जिस रूपक की आप चर्चा कर रहे हैं, सर्जरी की हम बात कर रहे हैं, हम इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि देश की तुलना हम एक मनुष्य के शरीर से अगर करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर हम ये कहें कि इस देश के किसी हिस्से में बहुत अशांति है, वहां कोई बहुत उग्र आंदोलन चल रहा है, जैसे कश्मीर में या छत्तीसगढ़ में या नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है, और अगर हम उसका हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो क्या सर्जरी करके हम उनको देश से बाहर निकाल देंगे? सर्जरी करने का मतलब काट के अलग करना नहीं होता है। इम्प्यूट करना शब्द, इम्प्यूटेशन शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है कि अगर दवाओं से काम नहीं चले तो इम्प्यूट करना पड़ता है। मैं यही कह रहा हूं कि जिस तरह आप शरीर के अंगों को इम्प्यूट करके शरीर को बचा सकते हैं, ठीक उस तरह से देश के हिस्सों को अलग करके आप देश को नहीं बचा सकते। इसलिए ये रूपक, मैं इस रूपक से अपनी असहमति जाहिर कर रहा हूं। समस्या इस रूपक के कारण, उनके इंटेंशन पर मैं शक नहीं कर रहा हूं। नहीं, पर जेएनयू में ये उन्होंने टिप्पणी क्यों आप ये रूपक का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा? और अमिता सिंह जी, मैं अमिता सिंह जी को लाता हूं। आप तो जेएनयू में ही हैं, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं अमिता सिंह जी, मैं इसलिए क्योंकि एक मैं आपके सवाल का जवाब पूरा नहीं, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि छोटा बोलिए ताकि सबको ले सकूं। अगर आप 2-2 मिनट बोलेंगे तो मैं काट दूंगा बीच में। ये जो इंप्रेशन, ये जो प्रभाव जा रहा है कि जज ने ऐसा कुछ कह दिया है कि सारा जेएनयू देशद्रोहियों का अड्डा बन गया है और जेएनयू राष्ट्र विरोधी हो गया है। एक तो मैं इस बात से नहीं, ये कहीं नहीं कहा, ना ये कोई कह रहा है, ये कहीं अभी संभाल नहीं पा रहे हैं, नहीं कहा गया है। तो इसका मतलब यही निकलेगा ना। अमिता जी, क्या जेएनयू के शिक्षक छात्रों को नहीं संभाल पा रहे हैं? क्या कुछ लोग हैं जो शिक्षकों के कंट्रोल में नहीं है? नहीं, संभालना चाहेंगे तो बहुत अच्छी तरह संभाल सकते हैं, क्योंकि जेएनयू के छात्र जो हैं वो इंटेलेक्चुअल छात्र हैं। ऐसे छात्र नहीं हैं जो कि किसी के कहने से कुएं में कूद जाएंगे। बहुत सोचे समझे स्टूडेंट्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, जब कोई संभालना नहीं चाहता, एक
18 साल के बाद जो वोटिंग एज सेट हुई थी, उसके बाद से सारी पॉलिटिकल पार्टीज की नज़र उस केक के ऊपर है जो जेएनयू है, जो एक इतना बड़ा अड्डा है जहां पे अगर कुछ भी होगा तो सारे ओबी वैन्स वहां पे इकट्ठी हो जाएंगी। सबको पता है कि यहाँ पे कोई भी जरा सी छींक भी होगी तो वो पूरी हिंदुस्तान में जाएगी, इसलिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे लगी हुई हैं। और ये जो चेंज आया है और जो हार जो कांग्रेस के ऊपर जो आई है, उसका ये नतीजा है जिसको वो कांग्रेस सह नहीं पा रही है। और मैं बिल्कुल एपॉलिटिकल इंसान हूं, इसलिए मैं यहाँ पे बिल्कुल सफाई से ये बात बोल रही हूँ कि इसके पीछे और कुछ नहीं है, एक बहुत सिस्टमेटिक और बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान है जिसमें कि बच्चों को और यूनिवर्सिटी को मोहरा बनाया जा रहा है। आपने पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिया, अखिलेश प्रताप सिंह और शाहनवाज हुसैन। अखिलेश जी, कांग्रेस पार्टी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही है और इसीलिए इस पूरे मामले को तूल दी गई है। जेएनयू की प्रोफेसर का इल्जाम। थोड़ा समय दीजिएगा। माननीय प्रोफेसर साहब का आदर के साथ आपके सुझाव अपने पास रखें। हमें आपसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, आप अपने बच्चों को संभालें, पढ़ाएं, जो जिम्मेदारी मिली है उसमें कुछ करके देश को दिखावें। अन्यथा आज ये नौबत नहीं आती कि जेएनयू जैसे संस्थान पे बहस करने की बारी आ गई थी। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, अपने आप में झांकें और देखें जो जिम्मेदारी मिली है आपको। आप हमें मत सिखाइए भाई, थोड़ा मैं डिबेट को फेयर कर दूं। अपने कांग्रेस के लोग जो हैं आप वही ये दूसरों को बोलते हैं। सिखा रही हैं तो मैंने कहा आप अपनी जिम्मेदारी लें, क्यों बुरा लगा भाई? आपका तो मैं आदर करते हुए बोला। दूसरा डिबेट को जरा मैं फेयर कर बोला वो नहीं पता है जी। अखिलेश जी, जिम्मेदारी मिली है ना तो उसको देखें ना। अखिलेश जी, गलत कहा हो तो मैं अखिलेश जी, कन्हैया का बाहर आना जीत है आपकी। दूसरी कन्हैया की गिरफ्तारी का आप विरोध कर रहे थे, कन्हैया को जमानत मिल गई, बाहर है, क्या ये जीत हो गई आपकी? मैं बता रहा हूं, जीत इस देश के कानून की हुई है कि जिसे बहस में 2-3 पॉइंट बहुत जरूरी हैं, जिसे क्या क्या कह के पकड़ा गया, बताया गया और मीडिया ने दिखाया और बताया और पूरे भाजपा और भाजपा के साथियों ने बखान कर डाली, उसके ऊपर कोई प्रूफ नहीं है। कोर्ट में बताया दिल्ली पुलिस ने। ये कौन सा फेयर गेम था? माननीय उसी कानून जिसकी जीत हुई है ना, उसी कानून के तहत गिरफ्तार क्या है उनको? एक मिनट जीत नहीं हुई है, न्याय मिला है। सुनिए प्लीज प्लीज, अरे भाई बात तो हो जाने दें, या आप ही लोग बोल रहे जिसको बोलना हो, आप ही लोग बोल रहे, हम या तो हमें अवसर दे दें बोलने का। कोर्ट ने तो भी पूछा ना कि आपके पास कुछ है, बोल रहे हैं, क्योंकि यही तो बताते थे लोग कि विजुअल है। दूसरे देखिए, अगर सर्जरी की आवश्यकता है तो बहुत जगह है, ये फैक्ट है सर्जरी की आवश्यकता है। वो सर्जरी की आवश्यकता कठेरिया से लेकर के हेगड़े तक जैसे विचारधाराओं के लोगों की भी है। राहुल गांधी की आवश्यकता जम्मू कश्मीर और पंजाब में भी है, पंजाब में भी है। जो लोग सत्ता के लिए वहां सर्जरी नहीं चाहते हैं, आज गुडी गुडी बने हैं क्योंकि सत्ता चाहिए। भाई पीड़ा किसको हो रही है? अगर उन्हें वही बोलना हो तो वही बोलना, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ कौन बीच में टोक रहा है। तो आपकी तारीफ कर रहे हैं सिर्फ जेएनयू को टारगेट करके, सिर्फ जेएनयू को टारगेट करके जो दोषी हैं, पहले दिन से कांग्रेस कर रही है कि जो दोषी हैं उसको कार्रवाई करिए, लेकिन लोगों को यकीन हो कि आपकी कार्रवाई फेयर है। अखिलेश जी, आपने मेरे सवाल का दिखा दिया कि आपकी कन्हैया पे कार्रवाई फेयर नहीं थी। पॉइंटेडली अब अभी आप पूछ रहे थे एक सवाल, और अभी आप पूछ रहे थे कि रोका क्यों नहीं? कठेरिया साहब ने मंच पे अपने साथियों को रोका, FIR हुआ है। अखिलेश जी, कठेरिया साहब पे मंच पे बगल में बैठे थे, हम परसों चर्चा कर चुके हैं। कठेरिया साहब, अखिलेश जी, नहीं हम अखिलेश जी कन्हैया कुमार पे चर्चा करनी है तो बताइए। आप कठेरिया और उसमें कुछ और जो, हम उदाहरण दे रहे हैं। नहीं, पूछता तो मैं हूँ, जवाब आपको देना। अखिलेश जी सुन लीजिए, हम तो पूछते हैं जवाब। करिए भाई अखिलेश जी, ऐसे कैसे बोलने दिया करिए? आप कन्हैया कुमार पे बात करिए ना, आप कन्हैया कुमार पे बात करिए ना, आप कन्हैया कुमार पे बात करिए ना, आप जेएनयू पे बात करिए ना, मैं बोलने दूंगा। मैं जवाब कितना आप जेएनयू के अलावा सब चीज पे बोल रहे हैं। बिखर गए भाई। जब आप पूछते हैं तो जवाब भी लीजिए या मत लीजिए, खुद से पूछते रहिए। नहीं, पर आप जवाब का मतलब ये थोड़ी कि आप आपसे जेएनयू पूछूंगा, पंजाब की बात करेंगे। आप बच्चों से पूछ रहे हैं कि आपने रोका क्यों नहीं? मंत्री जिम्मेदार व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा, मंच से
अनारगल बना है, बयानबाजी हो रही है, मुकदमे हो गए, फिर उस आप यूपी मंत्री चले गए? ने क्यों नहीं रोका? चलिए मैं जब आगरा, नहीं रोका तो उस मंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अरे अरे सुनिए ना, चर्चा में शामिल अरे कीजिए। सुनिए, गृह मंत्री ने क्लीन चिट दे दी, गृह मंत्री ने क्लीन चिट दे दी। आप अपने अरे अखिलेश जी, अरे अखिलेश जी मैं रास्ता सुझा रहा हूँ आपको, मैं आपको रास्ता सुझा रहा हूँ। आप तो विधायक है उत्तर प्रदेश में, आप अखिलेश यादव का घेराव करिए कि कटारिया जी पे मुकदमा दर्ज करें देशद्रोह का, क्यों नहीं करते हैं आप लोग? सुन लीजिए, अरे अखिलेश जी, आपको तो बहुत बोलने का अवसर है, आप अखिलेश जी जेएनयू पर बात करिए, शाहनवाज भाई जवाब दीजिएगा। सुन लीजिए, मैं दे रहा हूँ। अब ये चुप रहे, ये अखिलेश जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लग रहा है, मतलब इतना लंबा बोल रहे हैं, इससे अच्छा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। अब डिबेट में आपने बोल दिया, अब जवाब ले लीजिए, क्या जवाब से डर रहे हैं? ठीक है, नहीं जवाब ले लीजिए ना, सिर्फ इल्जाम लगाना, जवाब ले लीजिए। जेएनयू की घटना को लेके आप चश्मा लगा लें और कठिरिया की घटना को लेकर आप चश्मा उतार लें, ऐसे सिलेक्टिव आप कैसे हो सकते हैं? आप लोग बीजेपी की निंदा सुन क्यों नहीं सकते हैं? सत्य सुनिए। अरे आप कहिए ना, आप तो विधायक है, आपने क्या किया अखिलेश यादव के साथ? क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों नहीं कठिरिया मुकदमा कर रहे हैं? माइक आप बीजेपी का नाम 25 बार लिया, अब बीजेपी के प्रवक्ता को अभी तक डिबेट में एंट्री नहीं मिली है साहब। शाहनवाज हुसैन, शाहनवाज हुसैन बीजेपी का प्रवक्ता इसलिए डिबेट में नहीं आ पा रहा है, अगर बीजेपी ने उन 6-7 लड़ों की पहचान करके उनको अरेस्ट कर लिया होता तो आज इस डिबेट की नौबत ही नहीं होती। शाहनवाज भाई, उसकी सजा, चुप रहता हूँ। चलिए आपने उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की? उन पे कार्रवाई हुई, उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? पिछले 2 साल से हम कोशिश में लगे हुए, 2 साल से आपने कुछ नहीं किया। आपने ये एग्री किया कि वो टीचर्स की बेइज्जती करें, आप ये तैयार थे कि वो जाके कमरों के आगे टीचर्स को गाली गलौज करें, लेकिन आपने कभी उन्हें अरेस्ट करने का मौका क्यों नहीं दिया? उन पे कोई डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों नहीं लिया? इस यूनिवर्सिटी को आप इस स्टेज तक लेके आए हैं, आई थिंक सबसे पहले तो कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है, आपने क्यों नहीं किया कोई? जो जिम्मेदार, अगर आप उसकी ट्रेजेक्टरी को देखें, अभी सारी देखिए कोर्ट में केस चला गया, अभी सब पन्ने खुलेंगे, अभी सब पन्ने खुलेंगे आपके, अभी सब आएगा कि हम लोग जो है 2 साल से कितने परेशान थे, किसी ने सुना? टीचर्स की खुलेआम ये बेइज्जती कर रहे थे। एक तो वो आशुतोष है जो रेफरेंडम कर रहा था एक टीचर के सामने कि इस टीचर को सेक्सुअल हैरेसमेंट में फंसाया जाए कि नहीं फंसाया जाए। आप बताइए, आप क्या बात कर रहे हैं? आपको पता भी है कि क्या हो रहा था जेएनयू में? आपको जब पता ही नहीं है जेएनयू में क्या हो रहा था, तो आप क्यों बेमतलब के दिमाग खराब कर रहे हैं? आपको पता है ना, हमें नहीं पता। आपको पता है कार्रवाई 2 साल से क्यों हो रहा है? अखिलेश कुमार जी, अखिलेश कुमार जी, आपको पता है सेंट्रल मिनिस्टर्स के साथ ये बातें हो रही थी। शाहनवाज हुसैन, ये नौबत लाने में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अमिता जी, अखिलेश जी 1 मिनट प्लीज 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 प्लीज। शाहनवाज हुसैन, शाहनवाज हुसैन, जेएनयू में बैठे आप 9 तारीख से 9 तारीख से आज 3 मार्च हो गया, 1 महीना होने आ रहा है, उन 6-7 चेहरों के बारे में कोई जानकारी नहीं। ये काम है आपकी पुलिस का, ये काम है आपके गृह मंत्रालय का। शाहनवाज हुसैन, देखिए है क्या कि अखिलेश बाबू जो हैं वो डिबेट में नहीं आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं, लगातार बोल रहे हैं, और इसलिए उनके एक सवाल का जवाब देके मुझको उनके नहीं, मैंने एक बार भी नहीं किया। आपके कान में मेरी आवाज की जगह क्यों डिस्टर्ब किया? मैं तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। मैंने तो किया ही नहीं अखिलेश जी, मैंने किया ही नहीं। मैं चाहूँ तो आपको बोलने नहीं दूं, 1 मिनट नहीं बोलने दूं, लेकिन मैं इस तरह की तूतू मैं पढ़ता नहीं। मैं डिबेट का स्तर ये नहीं रखता। आप दोनों तूतू मैं नहीं करते, लेकिन तूतू मैं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आपके पास चैनल है, आपके पास परिवार है, आपके पास पुलिस है, आपके पास ताकत है, जिसको चाहेंगे बंद करा देंगे। कन्हैया को भी बंद करा दिया। अखिलेश जी सुनिए ना, सुनिए। शाहनवाज हुसैन से पूछा है मैंने, मैं उनके अहंकार की बात का जवाब नहीं, दे रहा हूं। अरे आप अभी अहंकार की तरह की टिप्पणियां करेंगे तो डिबेट क्लियर हो जाएगा। प्लीज, अहम की बात की याद दिला। प्लीज अखिलेश जी, प्लीज। शाहनवाज हुसैन, क्यों कार्रवाई नहीं हुई? क्यों वो चेहरे आज तक पकड़े नहीं गए? क्या कार्रवाई की आपकी? पहले आप इनका माइक बंद करेंगे तभी मैं बोलूंगा। अरे अखिलेश, मैं अभी 28 मिनट से 1 मिनट बोला नहीं हूँ। शाहनवाज जी बोलिए, थोड़ी होता है डिबेट। ये ऐसे कंडीशन नहीं लगा सकते। आप बीजेपी को बुलाइए, माइक चालू करिए। नहीं, आप बोलिए ना, मैं आपको नहीं तो 28 मैं आपको प्रोटेक्शन दे रहा हूँ। लोडेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं उनका जवाब, मैं प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं है आपकी। तो बोलिए ना फिर आप।
आप ये आप क्यों इतने तब देर तक से कार्रवाई बोले क्यों जा नहीं रहे की? हैं। जब मैं क्यों नहीं कार्रवाई की पुलिस ने? एक लाइन यही बोलूं, कार्रवाई पुलिस कर रही है और पुलिस अपना काम कर रही है, कानून अपना काम करेगा। एक महीना हो गया, जवाब आपके एक महीना हो गया, एक महीना इंतजार होने आ रहा कीजिए, अभी मामला अदालत में है। एक महीना हो गया, इंतजार इस कीजिए, तरीके से मामला काम चलेगा? अदालत में है। शाहनवाज जी ऐसे काम नहीं, चलेगा? काम सही तरीके से चल रहा है। मैंने आपने कहा, मैंने कहा कानून अपना काम कर रहा है, अदालत अपना काम कर रही है। अभी कन्हैया को अंतरिम जमानत मिली है, ये अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की, भारतीय जनता पार्टी की, एबीवीपी की किरकिरी हो गई है जमानत मिलने के साथ। कोर्ट का अभी आपने पढ़ के बताया जजमेंट कि कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है इन पर। किरकिरी हमारी हुई, जेएनयू के बारे में, वहां के यूनियन के बारे में, देश के बारे में राय जो कोर्ट ने रखी है, वो राय क्या हमारे बारे में रखी है? इसलिए जो लोग वहां सियासत कर रहे हैं, यहाँ पर जेएनयू छात्र संघ के नेता बैठे हैं, वो जो कन्हैया के साथी बैठे हैं, वो कह रहे हैं हम नहीं जानते, आप तलाशिए। कार्यक्रम अरेंज करेंगे आप, आयोजन करेंगे आप, नारे लगाते दिखे जाएंगे आप, और तलाशेंगे हम उनको। आप बहुत उन नारों के खिलाफ हैं तो उन लोगों को ला के बताइए। आपने तो उमर खालिद को छुपा रखा था, वो भी प्रोफेसर के घर में छुपा रखा था। और आप यहाँ पर आप बहुत लंबा भाषण दे रहे हैं। आप बताइए कहाँ छुपा रखा है? इन लोगों को पूछना चाहिए। देश के खिलाफ नारा लगाएंगे, हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे उसको। देश के 1000 टुकड़े करने की बात करेंगे और हम तलाशेंगे। आप तलाश के लाइए, कहाँ हैं वो लोग? आपने तो उमर खालिद को भी छुपा रखा था। आपको जवाब देना होगा देश को। इस देश के 1000 टुकड़े का नारा लगाने वालों का राहुल गांधी का साथ मिल सकता है। देश को जवाब, देश के 121 करोड़ लोग हम ना तो नारा लगा रहे थे, हम ना तो नारा लगा रहे थे। नहीं, नारा लगवा रहे थे। आप आयोजित देश चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। नारा हम नहीं लगा रहे थे, गला फाड़ करके चिल्ला दे रहे थे। तमीज में बात करो। चिल्ला तुम रहे हो, आपके साथ नारे लगा रहे हैं। सत्ता में अगर इसलिए जवाब देना पड़ेगा। पंजाब में इनको अभी कोर्ट से जजमेंट नहीं मिला है आपको। मैं भक्त बने पड़े हैं। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील शोएब आलम साहब है। शोएब साहब, एक मिनट, शोएब आलम, शोएब आलम के खिलाफ भूल गए। अखिलेश जी तलाशें कहाँ गए वो लोग? अखिलेश जी, शाहनवाज जी, एक मिनट। शोएब आलम साहब, शोएब आलम साहब देने जाइएगा। शोएब आलम साहब नारा देश के खिलाफ लगा रहे थे, उनको तलाशिएगा नहीं। बोलने का मौका मिलेगा। नहीं, भरपूर। शोएब आलम ऑन द स्क्रीन। शोएब आलम, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। जो बात यहाँ पर बैठे एक पैनलिस्ट ने कही, आशुतोष जी ने, प्रोफेसर साहब ने, कि ये टिप्पणियां जो रूपक इस्तेमाल किया गया उनसे वो सहमत नहीं है। क्या आपको लगता है कि जजमेंट में इन्फेक्शन, गैंग्रीन, एम्पुटेशन ऐसे शब्दों को अवॉइड किया जा सकता था? शरीर से तुलना नहीं करनी चाहिए थी? सुमित जी, देखिए, सबसे पहली बात जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा वो ये है कि मैटर सब जुडिस है, इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है। और जो तीसरी और सबसे अहम बात है वो ये है कि एक जजमेंट को लेके पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। आप जेएनयू के साथ में पॉलिटिक्स हो रही है, वहाँ पर जो इवेंट्स हैं उसके साथ में पॉलिटिक्स हो रही है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसमें कूद गई हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज, मैं किसी के नाम नहीं ले रहा हूँ। उसके बावजूद जो एक चीज़ के लिए लोगों को संयम बरतना चाहिए और जो एक सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए वो है कि जजमेंट के जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उन ऑब्जर्वेशंस पे कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट उनकी बेसिस पे नहीं देना चाहिए। ये एक बेल डिसाइड हुई है, रिट पिटीशन से अराइज करी थी, एक बेल है। बेल में ना किसी की जीत है ना किसी की हार है। कन्हैया को अभी एक इंटरिम बेल दी गई है, दैट इज ऑल, उसके आगे कुछ भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन है और ये इंटरिम बेल जो है 6 महीने के पीरियड के लिए, उसके बाद इनको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा अगर इन्वेस्टिगेशन ऑन रहेगा तब तक। दूसरी चीज ये है कि अभी ये कोई भी जो जजमेंट है उसके एंड में भी कोर्ट ने भी लिखा हुआ है और वैसे भी बेल में जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं दे आर नॉट अ मैनिफेस्टेशन ऑन दी मेरिट्स। जो मेरिट्स हैं केस के उस पर कोई पर भी रिफ्लेक्शन नहीं है। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि बिल डिसाइड करते समय हाईकोर्ट ने एक फाइनल ऑब्जर्वेशन दे दिया है कि जेएनयू में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, या फिर कन्हैया एकदम ठीक है कि उनको खिलाफ कोई भी चार्जेस नहीं मेड आउट हैं। दोनों में से कोई भी चीजें नहीं जा सकती हैं। तो इस पे जो पॉलिटिकल रोटियां सेकी जा रही हैं ये एकदम गलत है। और मतलब मेरी वो एक रिक्वेस्ट है कि इस पे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कल जैसे ही फैसला आया शाम को
कि उसको बेल मिल गई है कन्हैया को, खुशियां मनाई जाने लगी, जीत कही जाने लगी, बयान आने लगे कि बीजेपी की हार हो गई है, दिल्ली पुलिस की किरकिरी हो गई है, दिल्ली पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था इसीलिए उसको बेल मिल गई। इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, इसका ये मतलब नहीं है कि जो मतलब निकाले जा रहे हैं वो मतलब तो एकदम भी नहीं है। बेल एप्लीकेशन एक बेल के लिए बड़ी सिंपल सी चीज़ें होती हैं। प्राइमा फेसाई केस देखना है कि प्राइमा फेसाई केस है कि नहीं है, इन्वॉल्वमेंट देखना है वो है, इन्वेस्टिगेशन में कोई इंटरफेरेंस है कि नहीं है। अगर उसको रिलीज कर दिया जाएगा, जो पिटिशनर है बेल पिटिशनर, वो इंटरफेयर करेगा, इंटिमिडेट करेगा विटनेसेस को, कुछ एविडेंस डिस्ट्रॉय करेगा, ये सारे फैक्टर्स देखे जा सकते हैं। वेदर ही इज गोइंग टू फ्ली फ्रॉम जस्टिस, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इनमें से कोई भी चीज़ें जो हैं वो कनेक्ट नहीं करती हैं इनकी गिल्ट या इनोसेंस पे। इस स्टेज पे गिल्ट और इनोसेंस पे कोई भी ऑब्जर्वेशन ना कोर्ट दे सकता है, ना कोर्ट ने इसमें दिया हुआ है। कुछ ऑब्जर्वेशंस इस जजमेंट में, इस ऑर्डर में ऐसे हैं जिन पे अभी काफ़ी लोगों को इतराज़ हो रहा है, क्योंकि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं। आज पॉलिटिकल हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है, माहौल ऐसा है, सेशन में भी है पार्लियामेंट, एलिगेशन इधर उधर ट्रेड हो रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। सो देयरफॉर उससे मतलब मानी हुई बात है कि उसका कहीं ना कहीं वो लोग बेनिफिट उठाएंगे, जो कि उठाया जा रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उस ऑर्डर का। उन ऑब्जर्वेशन से हम लोगों को अभी बचना चाहिए। कोई भी चीज़ का उसमें पॉलिटिकल उसमें इंटरप्रिटेशन नहीं लेना चाहिए। सब जुडिस है मामला, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करके हम लोग डिबेट करें तो अच्छा रहेगा। जो बातें कहीं, अमिता जी मेरा सवाल आपसे है, जो भी बातें कहीं इस ऑब्जर्वेशन के दौरान जज साहिबा ने, हाई कोर्ट ने, आपको लगता नहीं कि जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाती हैं उसकी साख पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया आज की तारीख में? जैसे कि अखिलेश जी ने कहा कि आप अपना इंस्टीट्यूट संभालिए, आप नहीं संभाल पा रहे, इसका मतलब? देखिए, अखिलेश जी ने तो थोड़ी एसिडिक बात की है, उसको तो आप साइडलाइन कर दीजिए। लेकिन जजमेंट को अगर आप देखेंगे तो जजमेंट एक तरह का रिमाइंडर है कि इस समय जेएनयू जो है एक टर्बुलेंट पीरियड में है। आप संभाल लेंगे तो बच जाएगा, अगर नहीं संभालेंगे तो ये डेफिनेटली जो है गलत रास्ते में जाएगा। और जजमेंट बहुत तरीके से अच्छा है, क्योंकि रिहा नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से वो कन्हैया अगर जेल में रहता तो ज़्यादा आज़ाद रहता। अब जेएनयू में आके अगर आप जजमेंट को देखिए तो उसमें लिखा है कि जेएनयू में एज अ लीडर ऑफ जुनूसू ही इज़ एक्सपेक्टेड टू डू सो मेनी थिंग्स। मतलब वो नारेबाजी को रोकेगा, अपनी ही नहीं औरों की भी रोकेगा, और कोई इस तरह से एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ ना हो उसको देखेगा। जिस माहौल में वो रहा है वहाँ की इतनी तरह की एक्टिविटीज़ हैं, और जो एक्टिविटीज़ इतनी कोमोफ्लाज्ड हैं कि वो एकदम रंग बदल लेती हैं। उसको कन्हैया तो बहुत छोटी सी चीज़ है उनको रोकने के लिए, लेकिन कन्हैया के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है तो वो डेफिनेटली इस तरह से कोऑपरेट करेगा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बहुत टाइमली कन्हैया को जो है रेस्ट्रेन किया गया है। वो अपना करियर बनाएगा, अपना रास्ता पकड़ेगा, जिस काम के लिए वो आया है गरीब घर से यहाँ पर, अपनी जो है आगे बढ़ेगा, अपने परिवार की गरीबी को भी दूर करेगा। लेकिन जो अराजकतावादी एलिमेंट्स हैं उनसे वो थोड़ा सा बचेगा। और जो आप ये कह रही हैं कि इन 20 दिनों में जो कुछ हुआ कन्हैया के साथ, कानूनन वजह से जेल में रहा, उससे उसको सीख मिलेगी, उससे वो एक परिवर्तित इंसान के तौर पर दिखना चाहिए, ऐसी आप उम्मीद कर रही हैं? मैं ठीक बोल रहा हूं? अनंत, हाँ। अनंत, आप कन्हैया के दोस्त हैं। अनंत, आपसे पूछ रहा हूं मैं, क्या कन्हैया बदलेंगे? क्या कन्हैया अब इस तरह की नारेबाजी, इस तरह के प्रदर्शनों से दूर रहेंगे, छात्र संघ के अध्यक्ष रहते हुए भी? देखिए, कन्हैया ने उस दिन, हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि उस दिन वो जब नारे लगे तब भी मौजूद नहीं था वो, और उसने नारे नहीं लगाए थे। रही बात, तो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कन्हैया बदले। मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ कि यहाँ पर उनको छात्र संघ का जब अध्यक्ष चुना गया है तो उनको छात्र संघ की कुछ जिम्मेदारियाँ निभानी होती है। हम चाहते हैं कि वो आएँ, हमारे बीच में रहें, और वो उनको जो जिम्मेदारियाँ मिली हुई है उनको वो बखूबी निभाएं। पूरा का पूरा छात्र समुदाय उनके साथ खड़ा है। आपको लगता है कि अब जेएनयू में इस तरह की नारेबाजी नहीं होगी? वो जो अपरिचित चेहरे आते थे वहां बंद हो जाएंगे? जेएनयू में कभी भी पहले, देखिए, जेएनयू में ये पहली बार नारे लगे थे, जेएनयू में ये पहली बार नारे लगे थे। सौरभ नहीं मानते हैं। और इस नारे को हर किसी, सौरभ लगातार इस बात को कह रहे हैं कि 3 साल से हो रहा है, नारे लगते रहे हैं, और बार बार चूंकि कोई एविडेंस नहीं होता था, आप यही कहते रहते थे कि ये नारे नहीं लगे हैं।
इस बात चूंकि एविडेंस है, आप इस बात को नकार नहीं सकते हैं कि कैंपस में नारे लगे। ये नारे नहीं लगे। क्या कर रहे थे वहाँ पे? नहीं, ये नारे अखिलेश जी, आपकी सरकार थी और आप जाकर पूछ लीजिए, आपके गृह मंत्रालय तक को हमने फाइल भेजी है, लेकिन आपके गृह मंत्रालय से लोग बैठे रह गए। पूरा का पूरा केस जो है आप लोगों ने उसको परस्यू नहीं किया। आप हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जाकर के पूछिए कि वहां पर कितने दोषी हमने वहां जमा किए हैं। सारे इवेंट्स जितने भी देशद्रोही इवेंट्स हुए हैं कैंपस में, उसके लेकर के डोसियर्स हमने वहां पर दिए हैं। आपकी सरकार रही है, सौरभ एक मिनट दिए, कोई एक्शन नहीं हुआ। सौरभ एक मिनट, मैं चाहूंगा शाहनवाज हुसैन जवाब दें। सर्टिफिकेट 5 जन ने दे दिया। 5 जन ने नवंबर में लिख दिया था जेएनयू की गतिविधियों के बारे में। 5 जन आरएसएस का देखिए, पहले भी हमारा एक बार छात्र संघ का अध्यक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से एक बार जीते हैं, लेकिन पहली बार बहस है जिसमें हम बहस तो कांग्रेस वालों से करते हैं, लेकिन नीचे आपने लिखा हुआ है देशद्रोह के आरोपी जो बैठे हुए हैं कन्हैया के साथी। तो देशद्रोह के आरोपी के साथ जब बहस होगी वो यही सब बात कहेंगे, तो उनसे बहस क्या करना? वो तो कहेंगे कि कुछ हुआ ही नहीं, अभी आरोपी है, नारे लगे, आप आयोजन नहीं, मैं तो आरोपी कह रहा हूँ, मैंने कहा मैंने आरोपी आप जाइए 5 जन में लिखिए, इसलिए ये जो है ये जो है स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं, जो लोग देशद्रोहियों ने जो नारे लगाए, जो देशद्रोहियों ने नारे लगाए, सभी छात्रों को उठ रहा है करने वाला नहीं है। ये जो आपने देशद्रोहियों बना रखा है, किया जा रहा है, आप खत्म कीजिए, क्योंकि आप लोगों के चलते जेएनयू का नाम खराब हो रहा है और नारे लगाए देश को तोड़ने जिस तरह के देश का कल्पना करता है उसमें देशद्रोह बने रहने आप जानते क्या है अनंत? ये आरएसएस ने क्या क्या किया है आपको पता भी है? सिलेक्टिव चीजों को आपने अपने प्रोफेसर के द्वारा जो आपने जाना है बस वही जानते हैं। आरएसएस ने जहां क्षेत्रों में काम किया आप जानते हैं। आरएसएस सवाल पूछना है, एक एक करके पूछ सकता है। नहीं अनंत, आप हमसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आरएसएस को लेकर। अदालत बैठी है पूछने के लिए, यहाँ पर सवाल दुनिया के सामने सबको पता है किस तरह का फ्रेम किया गया। आज आप बात करते हैं पार्लियामेंट में कैसे क्रिएट किया था, नैरेटिव कैसे क्रिएट किया था, आप हमसे पूछ रहे हैं। अगर ये मामला अदालत में है तो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में क्यों बोला? अगर यहाँ कहा गया कि मामला अदालत में है, चर्चा नहीं होनी चाहिए, तो कल फिर राहुल गांधी अगर ये मामला अदालत में है तो स्मृति ईरानी ने हमारा क्यों नाम लिया है? अगर ये मामला राहुल अगर ये मामला अदालत में है तो स्मृति ईरानी ने हमारा क्यों नाम लिया इसलिए संसद में? हमारा क्योंकि वो मिनिस्टर है, उनसे सवाल पूछा गया तो जवाब दिया। स्टैंडर्ड मत करिए, अगर ये मामला अदालत में है तो स्मृति ईरानी ने हमारा नाम लिया। जिन लोगों ने देश के खिलाफ नारे लगाए हैं, एक एक करके बात करिए, एक एक करके बात कही है, इनका जवाब मिलेगा। देश के लोग नाराज हैं, गुजरात का भी देशद्रोही जेएनयू कैंपस में नारे लगवाएंगे कि हजार जारी करेंगे, भारत को बर्बाद करेंगे, भारत को रगड़ा देंगे, तो भारत को रगड़ा देने की हैसियत किसी में नहीं है। जो भारत को रगड़ा देने की बात करेगा, भारत को तोड़ने की बात करेगा, देश की जनता उसके साथ खड़े हुए किसी व्यक्ति को क्षमा करने को तैयार नहीं है, चाहे वो राहुल गांधी भी हो। अगर आप बताइए कि जिन लोगों ने देश के अंदर जेएनयू के अंदर नारे लगाए कि देश का टुकड़ा करेंगे, ऐसे लोगों को भारत के लोग क्षमा नहीं करेंगे, और उनके साथ जो लोग खड़े होंगे उनको भी देश के लोग क्षमा नहीं करेंगे। सुविधा के भक्तों, अखिलेश जी, शाहनवाज के भक्तों, कश्मीर में आपके सुविधा की राष्ट्रभक्ति दिख रही है। अखिलेश जी, शाहनवाज जी देखना चाहिए कि भारत का देश का टुकड़ा करने अखिलेश जी, नौजवान कहाँ गए? अखिलेश जी आप भी शाहनवाज जी एक मिनट, शाहनवाज जी एक मिनट, अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, अरे अखिलेश जी सुन लीजिए, अरे अखिलेश जी सुन लीजिए, अरे अखिलेश जी सुन लीजिए, संसद नहीं है, सुन लीजिए। राहुल गांधी बताएं कि देश के अंदर अखिलेश जी, अखिलेश जी सुन लीजिए ना, खाने पे देश नहीं चला जाएगा। अखिलेश जी, अखिलेश जी सुन लीजिए, और लोग भी बोलना चाहते हैं। 2 प्रोफेसर बैठे बात करना चाहते हैं, एक वकील साहब बैठे बात करना चाहते हैं। अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, जी सुमित जी, 2014 नहीं, मैं तो छोटा मोटा आदमी था, 2014 के पहले यूपीए सरकार ने भी कुछ देशद्रोह के मुकदमे चलाए थे, याद है आपको कि याद दिलाऊं मैं? 66,000 एकदम याद है। किसके चलाए थे? कार्टूनिस्ट अमीश। यूपीए
किसने चलाया था? एक कार्टून बनाया था सरकार ने, उसको विड्रॉ कराया। असीम त्रिवेदी। यूपीए सरकार ने उन चीजों पर रोक लगाई थी। यूपीए सरकार ने उसको राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी थी। अच्छा, यूपीए सरकार बहुत अच्छा काम कर रही थी तो हार क्यों गई? नहीं, आपका जवाब मैंने दे दिया। अगर इसमें कुछ असत्य होता बताओ। मैं यूपीए सरकार ने ऐसी हरकतों पर रोक लगाई थी, उसको राजनीतिक रोटी नहीं सेकी थी। त्रिवेदी नाम का एक छात्र दिल्ली में है, नेता कानपुर का, उसने कार्टून बनाया, आपने उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया और आज आप देशद्रोह को लेकर बातें कर रहे हैं। फैलाया जा रहा था, सुनिए, उस पर डॉक्ट्रिन वीडियो नहीं फैलाया जा रहा था, उस पर डॉक्ट्रिन न्यूज चैनल पे नहीं चलवाया जा रहा था। और उस डॉक्ट्रिन वीडियो पे बढ़ चढ़ करके नंबर स्कोर नहीं दिया जा रहा। मालूम होगा उस पर जो लोग देश तोड़ने का नारा लगा रहे हैं। अखिलेश जी, राहुल गांधी क्यों चले गए जेएनयू? ऐसी कौन सी एबीवीपी के खिलाफ एनएसयूआई को बड़ी जीत मिलने वाली है? गुजरात में एक लड़का बंद है, क्यों बंद है? अरे ये सवाल ये है कि राहुल गांधी क्यों गए, ये जवाब 20 लाख की जनसभा कर रहा है। आशुतोष जी क्यों गए? दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशुतोष जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं दोनों नेताओं से? भाजपा और कांग्रेस दोनों के नेताओं से एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूं कि बहुत भावुकता से भरे भाषण इस देश को सुनाए जाते रहे हैं, लेकिन इस देश में मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूं कि जिसको हम देशद्रोह कहते हैं, अगर इस देश में हर दिन इतनी भारी संख्या में हमारे किसान आत्महत्याएं करते हैं, तो वो जिन नीतियों के कारण ऐसा करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, उन नीतियों को बनाने वाले देशद्रोही हैं कि नहीं है? अगर इस देश में, गोरखपुर में, बिहार में बच्चे सैकड़ों हजारों की संख्या में हर साल दिमागी बुखार से मर रहे हैं, मासूम बच्चे जिसके लिए दवाएं उपलब्ध हैं, जिनकी जान बचाई जा सकती है, अगर 65 सालों में वो बच्चे बचाए नहीं जा सके, तो वो नीतियां बनाने वाले वो देशद्रोही हैं कि नहीं देशद्रोही हैं? नारों पे आप जरूर बहस कीजिए, जरूर पता लगाइए कि वो नारे लगाने वाले कौन थे। जेएनयू में किसी ने आज तक मुंह पे कपड़ा बांध के नारा नहीं लगाया। ये बहुत ही रहस्यमय है कि मुंह पे कपड़ा बांध के नारा क्यों लगाया गया। पर असली सवाल यह है कि इस देश में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या हम लोकतांत्रिक, जवाब दीजिए शाहनवाज जी, लोकतांत्रिक संस्थाओं को पनपने देंगे? देश में लोकतंत्र है, हजार टुकड़े करने वालों को, देश के 1000 टुकड़े करने के नारा लगाने वाले को, देश को बर्बाद करने का नारा लगाने वालों को, किसानों से और हॉस्पिटल के सवालों का जवाब दो। यही आप लोगों की, यही आपकी दिक्कत है। आप कह रहे हैं कि देश में के अंदर जिन लोगों ने 1000 देश के टुकड़े का नारा लगाया, उसके लिए अलग है। और देश की गलत नीति है। कांग्रेस ने अगर सही नीति चलाई होती, आज ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर कांग्रेस ने सही नीति चलाई होती तो 60 साल से आज देश में कोई गरीब नहीं रहता। आज ही तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, काश आप उनका भाषण सुन लेते प्रोफेसर साहब, कि प्रधानमंत्री ने यही तो कहा कि कांग्रेस ने देश की गरीबी की जड़ों को इतना मजबूत कर दिया कि आज गरीबी हटाने के लिए हमारी सरकार जवाब दीजिए। बीजेपी के आरोप का जवाब दीजिए। टुकड़े करने वालों का शाहनवाज जी सुनिए बात। जाके हॉस्पिटल के बच्चे से मत जोड़िए प्रोफेसर। शाहनवाज जी सुनिए, अखिलेश प्रताप सिंह को आपने इल्जाम लगाया, जवाब दे रहा हूं। अखिलेश जी जिम्मेदारी आपकी भी है, किसानों की खुदकुशी मत जब मैं बोल रहा था तुम्हें इन्होंने जवाब दे दिया, आप क्या देंगे जवाब? बीजेपी ने भी बहुत राज किया है, ऐसा नहीं, रुक जाइए, परेशान मत होइए, थोड़ा हमें पता है कि आप अभी से परेशान हो जाएंगे। मेरे जवाब के पहले से आप परेशान हो जाएंगे, मुझे पता है। आपने इशू को डाइवर्ट करने के लिए ये सवाल जहां भी हमारे राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता पे कोई प्रश्न खड़ा हो रहा है, समभाव से कार्रवाई करे केंद्र की सरकार। पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी जी वहां चाहे देश विरोधी नारे लगे, चाहे गुजरात हो, चाहे दिल्ली हो, देश विरोधी नारा जहां लगा वहां राहुल गांधी सुविधा की राष्ट्रभक्ति नहीं चलेगी। गृह मंत्री को ऐसे देश विरोधी नारा लगाने वाले को गिरफ्तार कीजिए। नहीं चलेगी, सुविधा की राजनीति चलेगी। बोल तो लेने दें। सुविधा की राजनीति चलेगी। हाँ, सुविधा की राजनीति नहीं चलेगी, सुविधा की राजनीति चलेगी। यही है कि सुविधा की राजनीति चलेगी। अखिलेश जी कार्रवाई, कश्मीर में भी देश विरोधी नारे लगे, पंजाब में भी करिए कार्रवाई।
अरे वो वहाँ भी करिए देश कार्रवाई। विरोधी नारे लगाने वालों के साथ जाकर खड़े क्यों हुए? गरीबी पे आ ये गए जवाब हमारे दीजिए, भाई। देश के लोग गुजरात उत्तर में, प्रदेश से आप हैं, गुजरात में पूरे लोग 15 ये साल में मानना लास्ट 1 मिनट बचा है मेरे पास। मैं अडानी की दूर हुई, अमिता सिंह जी से सवाल लेना चाहता हूँ। अमिता सिंह जी, चिंता करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी, 1 मिनट। क्यों मेरे दोनों राजनीतिक मित्रों रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रोफेसर साहब अमिता सिंह जी, अमिता सिंह जी जो बात आशुतोष जी ने उठाई, इससे आप सहमत हैं कि जो लोग नीति निर्धारक है और उस नीतियों के बावजूद भी देश के मासूम लोग खुदकुशी करते हैं, उन पर भी देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए? क्या वो देशद्रोह नहीं है? देखिए, ये एक ऐसी बात है जिसको कहने के लिए मुझे कुछ और कहना पड़ेगा। बहुत सारे प्रोफेसर्स हमारी ही कौम के हैं और वो बहुत सालों तक पढ़ाते पढ़ाते रियलिटी से थोड़े कट ऑफ हो गए हैं और ये बड़े दुख की बात है कि वो कट ऑफ हो गए हैं और वो बहुत यूटोपियन और आइडियलिस्टिक बात करते हैं। मेरे ख्याल से अगर उनका इंटरेक्शन रहता गवर्नेंस के साथ या गवर्नमेंट के साथ या किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाता है और किस तरह से आर्मी काम करती है, किस तरह से कानून बनाया जाता है और कानून बनाते समय कितनी पॉलिटिक्स और कितने दांव पेच, कितनी बार्गेनिंग और कितना नेगोशिएशन होता है, अगर शायद प्रोफेसर लोगों को ये सब बातें पता हो तो शायद इस किस्म की यूटोपियन बातें ना करें। मैं इससे सहमत नहीं हूं क्योंकि आप बात कर रहे हैं, फिर तो सेना के लोग ही पढ़ाने के लिए जाएं विश्वविद्यालयों में। आप फिर गलत बात कर रहे हैं, फिर गलत बात कर रहे हैं। असल में एक मेरी बात पूरी करने दीजिए। क्या बच्चों को दवा पहुंचाना यूटोपिया है? नहीं, बिल्कुल। आप क्या किसानों के लिए नीतियां बने हैं? ये टुकड़ों में बात खींच के, केवल नीति निर्धारक ही क्यों, डॉक्टर को मुकदमा क्यों ना चले? देखिए, जो लोग बच्चों का इलाज नहीं कर पा रहे उसके डीएम को क्यों ना चले? बिल्कुल, हम लोगों पे क्यों ना चले कि हमारे साथ में खुदकुशी कर रहे हैं? नहीं है, ये टुकड़ों में बीच बीच में से जो है ये परिभाषा व्यापक बनाई, वर्ड्स को निकाल के और एक पूरा किताब को लिख देना, ये गलत बात है। कि अगर हम बच्चों पे कोई एक्शन ले रहे हैं तो उसकी ट्रेजेक्ट्री पूरी देखिए। 3 साल से क्या हो रहा है, उन्हें माफ भी किया जा रहा है, 5-5 हजार रुपए उनपे पेनल्टी लगा के उन्हें छोड़ा जा रहा है। एक स्टेज आती है जब वो बीमारी कैंसर बन जाती है, वो दूसरों की आजादी को नुकसान पहुंचाने लगती है, तब भी अगर कदम नहीं उठाएगी सरकार तो सरकार को हम इलेक्ट क्यों करते? चलिए, मेरे को वाइंड अप करना पड़ेगा। शुक्रिया अदा करूंगा तमाम मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, और खासकर अनंत का, क्योंकि वो बहुत बिजी थे इस डिबेट में, तब भी वो बैठे रहे 1 घंटे तक मेरे साथ। हमने आज ये सवाल पूछा था, उसके नतीजे आपके सामने स्क्रीन पर है कि जेएनयू की घटनाओं से देश विरोध का वायरस इन्फेक्शन क्या फैलता जा रहा है छात्रों में? हाँ कहने वाले 89% लोग हैं, 11% लोग नहीं में जवाब देते हैं। यही सवाल हमने ट्विटर पर पूछा, उसके नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं ट्विटर पोल के। देश विरोध का इन्फेक्शन क्या छात्रों में फैल रहा है? 83% लोग हाँ कहते हैं, 17% लोग नहीं कहते हैं। यानी बहुत बड़ा दर्शक वर्ग जो जज साहिबा के कमेंट्स थे उनके साथ सहमत दिखाई देता है। आज हम तो पूछेंगे में इतना ही।